पीएफ में रॉन्ग बैंक अकाउंट ऐड हो गया और अब क्लेम बार बार रिजेक्ट हो रहा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना हार्ड अर्न पैसा निकालना चाहते हैं और केवाईसी रिजेक्ट हो रहा है तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए है। आज हम ईपीएफओ पोर्टल के 2026 अपडेट प्रोसेस और इन अनोइंग रिजेक्शन फिक्सेस को बिल्कुल डिटेल में और प्रैक्टिकल तरीके से डिकोड करेंगे। सोचिए, सालों की मेहनत की कमाई बस एक छोटी सी गलत बैंक डिटेल या केवाईसी रिजेक्शन की वजह से ब्लॉक हो जाए। फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही, राइट? पीएफ क्लेम रिजेक्ट होने का वो एक नोटिफिकेशन सच में बड़ा हेडेक लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर रिजेक्शन का एक सॉलिड, ऑनलाइन और प्रैक्टिकल सोल्यूशन अवेलेबल है। हम बस यही देखने वाले हैं। फटाफट एजेंडा देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्लेम रिजेक्शन रीजंस के साथ, फिर देखेंगे नए 2025-26 रूल चेंजेस, स्टेप बाय स्टेप अपडेट प्रोसेस, स्टेटस ट्रैकिंग और एंड में कुछ जरूरी ग्रीवेंसेस और सिक्योरिटी टिप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लेम रिजेक्शन रीजंस और उनके हिडन कॉजेस की। ईपीएफओ पोर्टल पर ऑटोमेटिकली क्लेम फेल होने के पीछे कुछ इनविजिबल बैकएंड रीजंस होते हैं। जैसे सबसे बड़ा कल्प्रिट है बैंक मर्जर्स। जब बैंक्स जैसे सिटी, विजया या देना बैंक मर्ज हुए तो उनके पुराने आईएफएससी कोड्स डेड हो गए। ये एक ऐसी साइलेंट रिजेक्शन है जो पता भी नहीं चलती। उसके अलावा नाम या डेट ऑफ बर्थ का आधार से मिसमैच होना, क्लोज्ड बैंक अकाउंट्स, गलत अकाउंट नंबर्स या फिर पिछले एम्प्लॉयर का डेट ऑफ एग्जिट अपडेट ना करना, ये सब मिलकर फंड विड्रॉल को सीधा ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए विड्रॉल बटन हिट करने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट हमेशा क्रॉस वेरीफाई करनी चाहिए। एक एक्टिव यूएएन, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर, वेरीफाइड बैंक अकाउंट और हाँ, एक लिंक्ड पैन कार्ड। अगर पैन लिंक्ड नहीं है और सर्विस 5 साल से कम है तो सीधा 30% तक टीडीएस कट सकता है। ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, जो है 2025-26 के रूल चेंजेस। और ट्रस्ट मी, ये एक मेजर रिलीफ है। पहले क्या होता था कि बैंक केवाईसी के लिए एम्प्लॉयर के आगे पीछे घूमना पड़ता था। डिजिटल सिग्नेचर का वेट करना, कैंसिल चेक या पासबुक की फोटोज अपलोड करना बहुत लंबा मैनुअल प्रोसेस था। लेकिन ईपीएफओ 3.0 के नए रूल्स ने गेम बदल दिया है। अब बैंक या एनपीसीआई डायरेक्ट वेरिफिकेशन करते हैं। एम्प्लॉयर की अप्रूवल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 0 डॉक्यूमेंट अपलोड। और सबसे कमाल की बात, पेंडिंग रिक्वेस्ट्स अब ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाती हैं। ऑफिशियल ईपीएफओ सर्कुलर इस बात का प्रूफ है कि अब पासबुक या चेकलीफ अपलोड करना मैंडेटरी नहीं रहा। इस एक स्टेप ने पूरे मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन को खत्म कर दिया है। मतलब अब अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली अपडेट की जा सकती है। इट्स रियली दैट सिंपल नाउ। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, स्टेप बाय स्टेप अपडेट प्रोसेस। लेकिन ठहरिए, पोर्टल पर जाने से पहले एक क्रूशियल प्रीरेक्विजिट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आधार यूएएन के साथ मैंडेटरी लिंक्ड होना ही चाहिए। बिना इसके ऑनलाइन करेक्शन का कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ेगा। ये फाउंडेशन है पूरे प्रोसेस की। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले यूएएन मेंबर पोर्टल पर वैलिड क्रेडेंशियल से लॉगिन कीजिए। टॉप मेन्यू में मैनेज टैब पर जाइए और केवाईसी सिलेक्ट कीजिए। वहां बैंक का ऑप्शन चुनकर नया बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ध्यान से टाइप कीजिए। उसके बाद वेरीफाई आईएफएससी पर क्लिक करते ही बैंक और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा। चेक कीजिए और फिर सेव पर क्लिक कर दीजिए। लास्ट स्टेप में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उससे ऑथेंटिकेट करना है। दैट्स इट, हो गया अपडेट। अब आता है चौथा हिस्सा, स्टेटस ट्रैकिंग और टाइमलाइंस। डिटेल सबमिट करने के बाद पोर्टल पर अलग अलग स्टेटस दिखते हैं। अगर पेंडिंग दिख रहा है तो इसका मतलब है बैंक या एनपीसीआई वैलिडेशन का वेट हो रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए। जब ये स्टेटस वेरीफाइड या अप्रूव्ड हो जाए तो टेंशन फ्री होकर अपने विड्रॉल क्लेम्स के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर रिजेक्टेड दिख रहा है तो बेसिकली बैंक अकाउंट, नाम या आईएफएससी में कोई मिसमैच है। इसे ठीक करके डिटेल्स दोबारा सही से सबमिट करनी पड़ेंगी। अब एक बड़ा सवाल, इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? नए अपडेट्स के बाद टाइमलाइंस काफ़ी फास्ट हो गई हैं। बैंक या एनपीसीआई केवाईसी वेरिफिकेशन में एवरेज 3 से 5 दिन लगते हैं। ईपीएफओ 3.0 की वजह से एडवांस क्लेम्स तो सिर्फ 3 दिन में ऑटो सेटल हो जाते हैं। अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है तो 15 से 20 वर्किंग डेज लग सकते हैं। और अगर कोई इशू आता है और आप ग्रीवेंस डालते हैं तो रेजोल्यूशन विंडो 15 से 30 दिन का होता है। आखिर में बात करते हैं सेक्शन 5 की, ग्रीवेंसेस और सिक्योरिटी। कभी कभी सब ठीक करने के बाद भी पैसा अकाउंट में नहीं आता।
शायद बैंक मर्जर या गलत आईएफएससी की वजह से पैसा लौट गया हो। ऐसे में ईपीएफ जीएमएस पोर्टल सबसे बड़ा टूल है। ये ईपीएफओ का ऑफिशियल इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ अपना यूएएन और प्रॉब्लम की क्लियर डिटेल्स डालकर कंप्लेंट रेज की जा सकती है, ताकि पूरा इशू बैकएंड से प्रॉपर्ली रिजॉल्व हो सके। लेकिन इन सब के बीच फ्रॉड से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमेशा सिर्फ ऑफिशियल epfindia.gov.in पोर्टल या गवर्नमेंट की युमंग ऐप का ही यूज करें। किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से फेक ऐप्स बिल्कुल डाउनलोड ना करें। आधार ऑथेंटिकेशन ओटीपी तो किसी भी हाल में शेयर नहीं करना है। और ये स्ट्रिक्टली याद रखें, ईपीएफओ की तरफ से कभी भी किसी को भी बैंक पासवर्ड्स या ओटीपी मांगने के लिए कॉल नहीं आती। तो आज हमने केवाईसी रिजेक्शंस के हिडन रीजन से लेकर पोर्टल पर ऑनलाइन बैंक अपडेट करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिटेल में समझा। अब आपसे एक सवाल है, क्या ईपीएफ अकाउंट अभी फुल्ली वेरीफाइड और एक सीमलेस विड्रॉल के लिए बिल्कुल रेडी है? इस एक्सप्लेनर का बेस्ट टेकअवे यही है कि अभी यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करके केवाईसी स्टेटस खुद चेक किया जाए, क्योंकि एक छोटी सी डिटेल्स की गलती सालों की मेहनत को रोक सकती है। तो क्या इस इंपॉर्टेंट काम के लिए कल तक का इंतजार करना सही होगा? आई डोंट थिंक सो।